हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखकर चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सावित्री पढ़ाई में बहुत तेज थी। पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। स्कूल की टॉपर, हर टीचर की पसंद और अपने माँ बाप का सपना। रात रात भर पढ़ना उसकी आदत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बदली बदली सी रहने लगी थी। अब वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, क्लास में चुप रहती और अक्सर खिड़की के बाहर घूरती रहती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रानी ने एक दिन पूछा, सावित्री, सब ठीक तो है? सावित्री कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, रानी, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें हर वक्त देख रहा हो? रानी अब हंस पड़ी। तू ज्यादा पढ़ाई कर रही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन सावित्री के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उस रात फिर वही हुआ। रात के करीब 2 बजे पूरा घर सो रहा था। सिर्फ सावित्री की पढ़ाई वाली टेबल पर छोटी सी लालटेन जल रही थी। तभी खिड़की के बाहर से टक 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 की आवाज आई। सावित्री ने धीरे से सिर उठाया। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। उसने सोचा शायद पेड़ की डाल होगी, लेकिन तभी फिर आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज के साथ खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज भी आने लगी। सावित्री का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा और अचानक जम गई। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखें पूरी लाल। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सावित्री डर के मारे कुर्सी से नीचे गिर गई। जब उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, वह औरत गायब थी। अगली सुबह सावित्री बहुत डरी हुई थी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपनी कॉपी खोली। उसके आखिरी पेज पर लाल रंग से लिखा था, रात 2 बजे खिड़की मत खोलना। अगले दिन से सावित्री पूरी तरह बदल गई। अब वह रात होते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती थी। खिड़की पर मोटा कपड़ा डाल देती और रात के 2 बजने से पहले ही पढ़ाई बंद कर देती। लेकिन उस लाल लिखावट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर सुबह उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा मिलता। मैं फिर आऊंगी, तुम मुझे देख सकती हो। खिड़की खोलो सावित्री, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सावित्री ने कई बार उन पन्नों को फाड़कर जला दिया, लेकिन अगली रात वही शब्द फिर लौट आते। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह क्लास में भी डरकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रानी ने देखा
सावित्री रास्ते में अचानक रुक गई है। उसकी नजर सड़क किनारे पुराने बरगद के पेड़ पर टिकी हुई थी। क्या हुआ सावित्री? रानी ने पूछा। सावित्री कांपती आवाज में बोली, वो वही औरत। रानी ने पेड़ की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। दोनों डरकर भाग गईं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। सावित्री ने घड़ी देखी, 1:30। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर खिड़की के बाहर से वही आवाज आई। सावित्री डर के मारे बिस्तर के कोने में सिमट गई। बारिश की आवाज और खिड़की के पीछे से आती नाखून खुरचने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने कांपते हाथों से लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस बार बार बुझ रही थी। तभी बिजली चमकी और खिड़की खुल गई। 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया और सावित्री ने देखा, खिड़की के पीछे वही औरत खड़ी उसे देख रही थी। सावित्री चीख पड़ी। सावित्री भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। माँ, दरवाजा खोलो, ये मुझे मार डालेगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। डरो मत सावित्री, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ बताना है। तभी सावित्री के पीछे से किसी की आवाज आती है। क्या हुआ सावित्री बेटा, क्यों चिल्ला रही थी? सावित्री ने पीछे देखा। उसके पापा खड़े थे और वह औरत गायब थी। रोते हुए सावित्री ने सारी बातें बताई। बातें सुनकर उसके पापा हैरान हो गए, जैसे वे उस औरत को जानते हो। बेकार की बातें मत करो, देखो तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, वो तुम्हारा वहम है। ज्यादा लेट सोने से होता है, जाओ सो जाओ अब। इतना कहकर उसके पापा चले गए। सावित्री हैरान थी उसके पापा का इस तरह से बातें करना, लेकिन सावित्री अब समझ चुकी थी उस औरत के साथ कुछ गलत हुआ है। अगली रात गांव के बीचों बीच बनी अलगू शंकर की छोटी सी चाय की दुकान पर हमेशा की तरह आज भीड़ नहीं थी। एक कोने में सावित्री के पिता नेहरू चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में चाय का गिलास था, पर चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। पूरी रात सावित्री की चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। सुबह से उनकी बेटी एक शब्द भी नहीं बोली थी, बस कमरे के कोने में बैठी कांपती रहती थी। तभी उनका पुराना दोस्त रघु वहां आया
उसने नेहरू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या बात है भाई, सुबह से परेशान दिख रहे हो। नेहरू ने भारी आवाज में सारी बात बता दी। खिड़की वाली औरत कॉपी में लाल अक्षर सारी बातें सुनकर रघु का चेहरा अचानक उतर गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, कहीं ये वही कमला तो नहीं जिसे तुमने 2 साल पहले मारा था। नेहरू घबरा गया। नहीं यार, वो कैसे आ सकती है? उसे तो मैंने पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। नहीं, वो नहीं हो सकती। रघु गुस्से में बोला, क्यों नहीं हो सकती? तुमने उसको तरपाकर मारा था, भूल गया? वो बदला लेने आई है। उन दोनों की बातें सावित्री एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही होती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हाथ में फावड़ा लिए नेहरू तेज कदमों से गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था। आज तो जमीन खोदकर कमला की हड्डियों को आग लगा दूंगा, फिर देखता हूं क्या करती है। बारिश के बाद मिट्टी गीली थी। बरगद का विशाल पेड़ अंधेरे में किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। नेहरू ने जैसे ही फावड़ा चलाया, बरगद के पीछे से डरावनी हंसने की आवाज आने लगी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर पेड़ के नीचे बनी कमला की कब्र पर पड़ी। नेहरू के हाथ से फावड़ा नीचे गिर गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। मिट्टी में लंबी दरार पड़ गई। अंदर से सफेद धुंध निकलने लगी और फिर उस दरार में से एक सर बाहर आया। चेहरा हरा था, मिट्टी से सना हुआ। उसकी लाल आंखें उसे ही देख रही थीं। नेहरू डर के मारे पीछे हट गया। काका कमला, ये तुम हो क्या? नेहरू की आवाज डर से कांपने लगी। फिर औरत की भयानक हंसी गूंजने लगी। पेड़ के तने पर धीरे धीरे 2 बड़ी बड़ी आंखें उभर आईं। लाल जलती हुई आंखें। पूरा बरगद अब किसी जिंदा राक्षस जैसा लग रहा था। क्या कर रही हो कमला? मार डालो इसे, ले लो अपना बदला। इसकी खून के लिए मेरी जड़ें तरस रही है। खींच लो कब्र के अंदर। कमला जमीन के अंदर चली गई और नेहरू का पैर पकड़कर कब्र में खींचने लगी। चिल्लाता हुआ नेहरू अंदर धंसता चला गया और कुछ ही पल में सब सामान्य। तभी दौड़ती ही सावित्री वहां पर आई। वह समझ चुकी थी कमला ने अपना बदला ले लिया है और वहीं बैठकर रोने लगी।